हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। कैसे हैं आप सब। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। इसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 2019 में पेपर हुआ था यूपी पीजीटी कॉमर्स 2016 का। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। कल आपका पेपर है, सब पेपर अच्छे से करके आइएगा, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पेपर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 94th क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना था, 93 तक कवर कर लिए थे। तो 94th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिटन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस की उसे हम क्या कहेंगे। रिटन स्टेटमेंट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो लिखा हुआ है, तो रिटन स्टेटमेंट है तो उसे बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट, मिशन विवरण। मिशन विवरण क्या शो करता है, मिशन स्टेटमेंट ये शो करता है कि कंपनी के गोल्स क्या हैं। मिशन मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी क्या पर्पस अचीव करना चाहती है। तो ये कैसे पता चलता है, ये मिशन स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ लेबर। आप लेबर को डिवाइड कर रहे हो, कैसे डिवाइड कर रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट, आपने वर्क यूनिट्स बनाए, ग्रुप्स बनाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनाया आपने। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, स्पेशलाइजेशन तब आता है जब आप काम को डिवाइड करोगे, डिवीजन ऑफ लेबर करोगे। जब आप काम को डिवाइड करते हो ना, तो एक बंदे को पर्टिकुलर काम दिया जाता है, वो उस काम को इतनी बार करता है कि वो उसमें क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि रिपीटेडली आप एक ही काम को करोगे तो आप उस काम में क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का सेट जो किस लिए यूज़ किया जा रहा है, एक्शंस और आउटपुट्स को प्री डिटरमाइंड लिमिट तक रखने के लिए। प्री डिटरमाइंड लिमिट, लिमिट यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, नियंत्रण में रखने के लिए। नियंत्रण, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि चेक करना सब चीज़ें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही है। जो आपने प्लान वगैरह बनाए हैं वो सब, सारा काम जो आप कर रहे हो वो प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या डेविएशन आ रहा है, क्या कमी आ रही है, कहाँ पर आप डेविएट कर रहे हो। तो ये सब किसके थ्रू पता लगता है, ये सब कंट्रोलिंग के थ्रू पता लगता है। और इस चीज़ को ठीक भी किया जाता है कि आप कहाँ कहाँ डेविएट कर रहे हो। आपने मान लीजिए टारगेट सेट किया है कि हमें 1000 यूनिट्स बेचनी है, लेकिन आपने 800 बेची, स्टैंडर्ड था 1000, बेची कितनी, 800। तो आपका डेविएशन कितना आया, 200। इस डेविएशन को कैसे ठीक किया जाएगा, पता किया जाएगा कि आपकी कमी कहाँ है, फिर तरह तरह के तरीके ढूंढे जाएंगे इस डेविएशन को ठीक करने के लिए। तो जब भी स्टैंडर्ड की बात आए या फिर लिमिट में रहकर कोई काम करना है तो दैट इज़ कंट्रोलिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा बहुत ही आवश्यक कदम है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के लिए। यहाँ पर पूछा है स्टेप, तो स्टेप्स जो होते हैं वो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, प्लानिंग के भी ऑर्गेनाइजिंग के भी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, ये तो प्लानिंग का एक स्टेप है कि प्लानिंग प्रेमिसेस को, प्लानिंग एजम्पशंस को क्या करना, एस्टैब्लिश करना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये किसका स्टेप है, ये स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि हर बंदा सारे काम नहीं कर सकता है, इस वजह से उसे अपने काम को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड, जब अपना काम जब डिवाइड किया जाएगा तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है और अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तभी वो काम अच्छे से कर पाएगा। लेकिन मेन अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, उस पर्सन की रहेगी जो बंदा काम को डिवाइड कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इनमें से कौन सा एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या एडवांटेज होता है कि ये ईजी होता है फॉर्मेशन में, बिल्कुल ईजी होता है। फ्लैक्सिबिलिटी ऑपरेशन का मतलब कि कभी भी ये चाहे तो बढ़ा सकता है, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकता है। जब इसे लगेगा कि इसके पास कैपिटल ज़्यादा है तो बढ़ा भी सकता है, और जब लगेगा कि नहीं मुझे अब ये चीज़ क्लोज कर देनी चाहिए तो क्लोज भी कर सकता है। मिनिमम रेगुलेशंस हैं, क्योंकि ये किसी एक्ट के अंडर तो आता नहीं है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। तो इसमें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम और एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो प्रॉफिट शेयर होता है वो सिर्फ इसी का होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है और पूरा का पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस पे। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो लाइफ होती है सोल प्रोप्राइटर की
बिज़नेस की वो बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की तबीयत मान लीजिए ख़राब है या तो उसकी डेथ हो गई है, तो उस जो बिज़नेस होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इस वजह से जो सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस होता है इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। और क्या है, और लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ भी है, लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्रेडिटर्स इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी अपनी लाइबिलिटी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड किस पे किया जाता है, तो डिविडेंड की पेमेंट की जाती है पेड अप कैपिटल पर। पेड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो शेयर होल्डर पे करते हैं, जो मांगे थे पैसे जितने वो दे देते हैं उसे बोला जाता है पेड अप कैपिटल। भाई जितना देंगे उतना ही डिविडेंड देंगे, सीधी सी बात है। तो डिविडेंड किस पे दिया जाता है, पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है, रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। ये वो कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो कंपनी ने मांगी है, कॉल्ड अप कैपिटल बड़ी है कि पेड अप कैपिटल बड़ी है, ये तो डिपेंड करता है, ये इक्वल भी हो सकती है, लेकिन कभी भी पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पे तो उतना ही करेंगे ना भाई जितना मांगेंगे। इशूड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो इशू किया जाता है कि हाँ सब्सक्राइब करिए शेयर्स हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लाइबिलिटी साइड में किस हेडिंग में आएगा, तो वो आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आइटम जो है वो सरप्लस अकाउंट में अपीयर होगा, तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज, एक बार इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये के जो गुड्स हैं वो बेचे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस पे बेचे गए हैं। अप्रूवल बेसिस का मतलब है कि अगर पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। रिटेन या फिर रिटर्न पॉलिसी होती है। रिटेन का मतलब रख लेना, रिटर्न मतलब वापस कर देना। इसमें गुड्स को बेचा नहीं जाता है, सेल नहीं किया जाता है, बल्कि गुड्स को भेजा जाता है, सेंड किया जाता है। तो अगर उसे पसंद आएंगे तो वो गुड्स को रख लेगा। बेसिकली ये किस लिए होता है कि अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए मेन पर्पस होता है। तो इसकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं वो क्या बनती हैं, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो आपने देखा यहाँ पे तीनों अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, सेल भी, स्टॉक भी, डेटर्स भी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म के डिसोल्यूशन होने पर जो एसेट्स होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, उसे हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे ट्रांसफ़र किया जाता है बुक वैल्यू पे। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए बुक वैल्यू। एक बार रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स लिखी होती हैं वो हम कहाँ पर लिखते हैं, टू साइड्स में लिखते हैं और ये बुक वैल्यू पे लिखते हैं। जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो बाय साइड में लिखते हैं। अगर कोई कैश हमें मिल जाता है, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, अब हम अपनी एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। तो अगर हमने एसेट बेचने पर कुछ कैश रिसीव हो रहा है तो वो बाय साइड आ जाएगा। अगर हमने लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की है तो कैश हमारे पास से जाएगा, इस वजह से कैश को यहाँ पे क्या कर देते हैं, टू कैश कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन है ए बुक वैल्यू। एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस की क्या बनती है, तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारी एसेट बढ़ रही है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जिसकी सर्विस अगले साल लेनी थी लेकिन खर्चे की पेमेंट आपने पहले कर दी है, तो वो करेंट ईयर का नहीं है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस करेंगे। हमारे तो खर्चे क्या हो गए, कम हो गए। तो इस वजह से ये किसको इफेक्ट करता है, एसेट्स को भी और एक्सपेंस को भी, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या है, एसेट है। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर्स को बदले में क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को बदले में डिविडेंड मिलता है। सबसे पहले पेमेंट किसको मिलती है, सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगी, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो तब भी इन्हें पेमेंट मिलेगी। लेकिन शेयर होल्डर्स को पेमेंट तब मिलेगी जब डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया जाएगा। और शेयर होल्डर्स को पेमेंट या डिविडेंड कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा।
आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर को रिडीम करने के बाद डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो बैलेंस है उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसे सामान्य संचय खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। और कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफ़र किया जाता है, जब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है री इशू करने के बाद, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल रिजर्व में। जब आपने शेयर्स को फॉरफीट किया तो शेयर कैपिटल को किससे डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे कॉल्ड अप अमाउंट से। बहुत बार ही मैंने बताया है। और 14 डेज़ का नोटिस ज़रूरी है, या 14 डेज़ पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी है शेयर्स फॉरफीट करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट दिया है फॉलोइंग एडजस्टमेंट का 3,60,000। अब आपको बोला है कि ये दोनों चीज़ों को एडजस्ट करके आप बताओ नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा। तो पहले कितना दिया है, 3,60,000। अब कुछ खर्चा आउटस्टैंडिंग है, आपको देना बाकी है, तो मतलब इस साल आपको पेमेंट तो करनी ही करनी है, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है, मतलब वो इस साल का नहीं है, अगले साल का है, तो इससे हमारा प्रॉफिट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3,66,000। एक बार फिर से देखिए नेट प्रॉफिट आपको बिफोर एडजस्टमेंट लिया है, तो अगर आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग है 20,000, तो मतलब ये सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि इस साल का तो नहीं है, तो आपने बेकार में प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट कम किया हुआ है, प्रॉफिट को क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो, इस वजह से इसे प्लस करेंगे। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, 3,66,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या किया, माइनस, प्रीपेड को प्लस किया। लेकिन इससे कंफ्यूज मत होइएगा, जब एक्सपेंस की बात करी जाएगी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंस में जोड़ा जाता है और प्रीपेड वाले को माइनस किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट किस पे बेस्ड है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे बेस्ड है डेप्रिशिएट करना फिक्स्ड एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ में। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी लाइफ होती है कंसर्न की या ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्टेबल होती है। ऐसा नहीं है कि आज बनाया ऑर्गेनाइजेशन तो कल ख़त्म हो जाएगा, उसकी लाइफ काफ़ी स्टेबल होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमानेंट होगी। कोई भी नॉलेज, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया गया है। तो ए जब रिटायर हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर रेशियो किस में शेयर करेंगे, तो जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसी के बेस पे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले तो इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे थोड़ा सिंपल कर लीजिए सबसे पहले। तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर आप लेंगे एलसीएम, फिर आ जाएगा 5:4:1। तो 5:4:1 आया, 5:4:1 में रिटायर कौन हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, तो ए वाले को भूल जाइए। तो अब बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा वो किसका हो जाएगा, B/C का हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर ए है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का अलॉटमेंट आप किस में कर रहे हो, कॉस्ट की यूनिट में कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट को एलोकेट करना। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करते हो ओवरहेड्स को। और कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब जब आप कॉस्ट को क्लासीफाई करते हो फिक्स्ड में, वेरिएबल में और सेमी वेरिएबल में, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। तो चिकित्सालयों में परिव्ययांकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो कॉस्टिंग का कौन सा मेथड जो है वो हॉस्पिटल्स में अपनाया जाता है। तो हॉस्पिटल्स में जो मेथड अपनाया जाता है वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वहाँ पर अपनाया जाता है जहाँ पर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए रेलवेज़ हैं और हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो वहाँ पर आपका कौन सा यूज़ होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ज़रूर से ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल्स हो गया, रेलवेज़ हो गया, होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ होता है जहाँ पर भी सर्विस दी जाती है। फिर हम बात करते हैं, देखिए एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और एक होता है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब जब आप कस्टमर के
स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ बना रहे हो, कि कस्टमर ने बोला, जैसे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं ना, एक मग आता है तो मग में क्या होता है, जैसे मग आजकल चलते हैं तो मग में फ़ोटो दे दी जाती है, वो उसके अकॉर्डिंगली आप उसे बना कर देते हो। तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब जब आप कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ बना रहे हो तो दैट इज़ नोन एज जॉब कॉस्टिंग। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होता है वो थोड़ा सा जॉब कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो ये जॉब से थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली वहाँ पर होता है, जैसे बिल्डिंग वाले रियल एस्टेट टाइप के जो बिज़नेस होते हैं उनमें जो है वो ये ज़्यादा यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोला जाता है और ये शिप बिल्डिंग में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, दो चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा, एक तो बिल्डिंग के मैटर में रियल एस्टेट वाली, और शिप बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ज़्यादा यूज़ होता है। और कौन सी दी है, मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब इसे हम कंपोजिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। जो भी चीज़ बता रही हूँ बहुत ही रिलेवेंट है। मल्टीपल कॉस्टिंग को कंपोजिट कॉस्टिंग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को टर्मिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब जब आप दो या दो से ज़्यादा मतलब कॉस्टिंग अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स का यूटिलाइजेशन एक साथ कर रहे हो तो उसे मल्टीपल कॉस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या शामिल होता है? तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाता है। तो आपको ये ज़रूर याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी इनकम ऐसी हैं जो एग्रीकल्चरल में शामिल नहीं होती हैं। पहले तो 3 आपको यहीं से मिल जाएगी कि जंगली घास की बिक्री से आए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है कि जो इनकम आपको वाइल्ड ग्रास के बेचने पर से मिल रही है, पहली चीज़ ये है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसी ग्रासेस होती हैं जो अपने आप उग जाती हैं, उनके लिए आपने कोई भी मेहनत वगैरह नहीं करी है। तो जब आप ऐसी ग्रासेस को बेच रहे हो तो उससे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है या उससे जो आपकी इनकम हो रही है वो भी क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। फिर है इनकम फ्रॉम फिशरीज़, मत्स्य पालन करके आपको जो भी मछलियाँ पालकर आपको जो भी आय वगैरह हो रही है तो वो भी क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। रॉयल्टी इनकम आपको कैसे मिल रही है, माइन वगैरह से मिल रही है। खानों के अधिकार शुल्क से जो आपको आय हो रही है वो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। अब कुछ इनकम मैं आपको बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन कौन सी होती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। जैसे कि इनकम फ्रॉम फिशरीज़, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा मन ही मन में। इनकम फ्रॉम फिशरीज़ हो गया, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, मुर्गी पालन से, और इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग से। ये सब जो आय होती है इनसे वो कौन सी होती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। मक्खन और पनीर उत्पादन से होने वाली आय, जैसे कि बटर और चीज़ प्रोसेसिंग से आपको जो भी इनकम होती है वो भी नॉन एग्रीकल्चरल होती है। फार्म हाउस है आपका, तो फार्म हाउस में टीवी सीरियल की शूटिंग हुई और उससे आपको कोई भी इनकम मिली तो वो भी कैसी है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। और जो इनकम है आपकी, जैसे कि आपने सिंचाई के लिए पानी दिया है, इरिगेशन के लिए आपने वाटर प्रोवाइड किया है, तो उससे होने वाली इनकम भी कौन सी होती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। लाख की खेती करने से भी होने वाली आय कैसी होती है, नॉन एग्रीकल्चरल होती है। ईंट बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, या भट्टे के लिए आपने कोई प्रयुक्त भूमि दी तो उसके लिए जो आय है वो भी कौन सी है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। जंगली घास हो गया या कोई ऐसी बाँस जो अपने आप उगी हो तो उसके लिए भी। कृषि फार्म के अगर कोई मैनेजर है उसे सैलरी मिल रही है, या कोई अकाउंटेंट को सैलरी मिल रही है, या तो डिविडेंड मिल रहा है किसी शेयर होल्डर को जो एग्रीकल्चरल कंपनी में एंगेज है, तो ऐसी इनकम भी क्या होती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। बाकी जो भी मेन थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हैं। सेलिंग प्राइस दिया है 10 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट दी है 6 रुपये। अब बोल रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट भी दी है, बीईपी निकालना है। बीईपी अगर आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही आपको लॉस हो रहा होता है। तो इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट जब आपको यूनिट्स में निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसे थोड़ा सा क्लियर बता।
BP ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसे हम क्या बोलते हैं, CPU, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा वो यूनिट्स में निकलेगा। अगर आप रुपीज़ में निकालना चाहते हो तब आप क्या करो, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो निकाल लो, तब आपका BP किस में निकल आएगा, रुपीज़ में निकल आएगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया है, फिक्स कॉस्ट है 48,000, रुपीज़ में डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया है और वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो आप कंट्रीब्यूशन कितना निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा 4 और सेल्स कितनी है 10। तो आपका जो PV रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 40% आएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 12,000 यहाँ पे हो गया और एक ज़ीरो यहाँ से मिला, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 1,20,000। आप इसे यूनिट्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। यूनिट्स के थ्रू आप कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4 रुपये, तो आपका आ जाएगा 12,000। 12,000 आपकी यूनिट्स में आया है, फिर आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका जो BP है वो रुपीज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट रेशियो जो फर्म का दिया है वो दिया है 2.5:1 और वर्किंग कैपिटल दी है 90,000। तो करेंट लाइबिलिटीज़ कैसे निकलेगी, देखिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट रेशियो आपको कितना दिया है, 2.5/1, ठीक है। तो करेंट एसेट आप क्या मान लेंगे, करेंट एसेट क्या दी है 2.5x माइनस x, क्योंकि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2.5 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 1.5x। तो वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी निकल आई, 1.5x। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल दिया हुआ है 90,000 के। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 90 डिवाइड बाय 15, तो ये आ जाएगा 6,000 और यहाँ से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60,000। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस फॉरकास्टिंग टेक्निक। इनमें से कौन सी बिजनेस को फॉरकास्ट करने की टेक्निक नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं बजटिंग, बजट में भी हम क्या करते हैं, एस्टिमेट्स वगैरह लेते हैं, प्रॉफिट प्लानिंग कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम प्रेजेंट करते हैं तो उसका मेन मकसद कोई बिज़नेस फॉरकास्ट करना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल पोजीशन को डिसाइड करना होता है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डे वाला। डिटरमाइन करना, टैक्स लाइबिलिटी मतलब असेसमेंट करना, टैक्स को असेस कर रहे हैं, वैल्यूड कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक इंडिविजुअल से डील करता है और मैक्रो इकोनॉमिक जो डील करता है वो एग्रीगेट से डील करता है या पूरी होल से डील करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नेशनल इनकम भी, इंटरनेशनल ट्रेड भी और ट्रेड साइकिल भी। तो राइट ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसको मेजर करता है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक क्वांटिटेटिव मेजर है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है, वो भी लीनियर रिलेशनशिप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। 120 विच टाइप ऑफ डाटा इज़ नॉट सूटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इनमें से कौन सा डाटा जो है वो सूटेड नहीं है, वो बेस्ट नहीं है पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, नॉमिनल, नाम मात्र। क्यों, नॉमिनल में क्या होता है कि आप जब क्लासिफाई कर रहे हो वो सिर्फ नेम के बेस पे कर रहे हो। जैसे कि आपने क्या किया कि क्लासिफिकेशन किया, मान लीजिए कि मेल और फीमेल में कैटेगराइज करके, तो ये नॉमिनल क्लासिफिकेशन होता है।
ऑर्डिनल में क्या होता है, आप एक ऑर्डर से क्लासिफाई करते हो। इंटरवल में क्या होता है कि आप गैप्स के थ्रू, मतलब इंटरवल चलता है। रेशियो में होता है इंटरवल और रेशियो में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए वाला, नॉमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट बी वाला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, ये तो हो गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आप मनी अर्न करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे आप कोचिंग वगैरह पढ़ा रहे हो तो पैसा कमाने के लिए, है ना। तो जैसे एक डॉक्टर है वो क्लिनिक खोले बैठा है या क्लिनिक में अपनी सर्विस दे रहे हैं डॉक्टर्स, तो ये भी कैसी है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करता है इंसान वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एक टीचर है वो पढ़ा के घर गई और उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, तो ये कैसी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए है। या फिर आप जैसे बोल सकते हो समाज सेवा करना, सोशल सर्विस देना, तो ये कैसी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, चैरिटी। चैरिटी कैसी है, परोपकार, दूसरे का उपकार करना, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट में पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसका पार्ट होता है। तो पॉलिसी बनाना प्लानिंग का काम होता है। प्लानिंग में और क्या क्या आता है, प्रोसीजर आता है, बजट आता है, रूल आता है, ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं प्लानिंग के। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें डिसाइड करना। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस या थिंकिंग बिफोर डूइंग। कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो लिमिट होती है वो +1 से लेकर -1 तक की होती है। तो राइट ऑप्शन है ए वाला, +1 -1। जब आपने गुड्स को इम्पोर्ट किया है, और ये इम्पोर्ट आपने किस लिए किया है, ताकि आप उसको एक्सपोर्ट कर सको, ठीक है। आपने एक जगह से गुड्स को मंगाया, फिर आपने उसको यूज़ ना करके फर्दर क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, किसी दूसरी कंट्री में भिजा दिया, तो इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। तो बाकी इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप गुड्स अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हो, एक्सपोर्ट का मतलब जब आप किसी दूसरी कंट्री में गुड्स भिजवा रहे हो, फॉरेन ट्रेड का मतलब वही सेल एंड परचेज़ करना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये क्या होता है, फॉरेन ट्रेड होता है। तो आज हमारा पार्ट 4 भी ख़त्म और ये पेपर भी ख़त्म। तो कल के लिए आपका ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा और आंसर शीट जो मैं फिर से आपको बोल रही हूँ OMR को थोड़ा सा ध्यान से फिल करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि TGT कॉमर्स में आप लोगों से कई लोगों को ये गलती हो गई कि उन्हें आते जाते क्वेश्चंस भी गलत कराए। तो आप बिल्कुल आराम से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से, टेंशन बिल्कुल भी मत किसी चीज़ की लीजिएगा। बस ये सोचिएगा कि आपको कुछ ना कुछ करके, मतलब कुछ ना कुछ नहीं, अपना अच्छे से हार्डवर्क से अपना बिल्कुल पेपर देना है, अपना 100% देना है, अच्छे से देना है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।